गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम ये सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले कुछ कक्षाओं में रिवीजन के तौर पर जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को देखा है। तो उसी जनसंख्या संसाधन प्रदेश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज दूसरे प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश पढ़ेंगे। पहले हमने गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को पढ़ा था, उसमें 5 प्रदेशों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब अगले जनसंख्या संसाधन प्रदेश, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको जाना जाता है मध्यम या आशावान जनसंख्या संसाधन प्रदेश के नाम से। आशावान जनसंख्या संसाधन प्रदेश, ठीक है। ये दूसरे प्रकार के प्रदेश है। इन प्रदेशों में पी सेन गुप्ता ने क्या बताया है कि यहाँ पर जनसंख्या की भी कमी नहीं है और संसाधनों की भी कमी नहीं। दोनों की संभाव्यता तो बतलाई है, लेकिन जनसंख्या के साथ न्याय नहीं किया जाता। यानी कि संसाधन भी पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में, जनसंख्या भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उच्च तकनीक और शिक्षा और स्वास्थ्य की शिक्षा कह सकते हैं और तकनीक की कमी यहाँ पर पाई जाती है, जिस वजह से यह संसाधन प्रदेश अभी भी क्या है भाई, पिछड़ा हुआ है। कैसा है ये संसाधन प्रदेश अभी भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। तो इसके कुछ कारण हैं, वो लिख लेंगे हम। लिखिए, इस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में, इस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में जनसंख्या के साथ साथ संसाधनों की भी संभाव्यता पाई जाती है। इस प्रदेश में प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा आदि का अभाव पाया जाता है। इस क्षेत्र में क्या है, इनका अभाव पाया जाता है। और पी सेन गुप्ता ने इन प्रदेशों को आने वाले समय में प्रगतिवान बतलाया है। यानी कि आने वाले समय में ये सभी प्रदेश क्या है, प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। ठीक है, तो ये बातें इसमें लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसको भी, इस मुख्य प्रदेश को भी पी सेन गुप्ता ने 5 गौण भागों में बांटा है। ठीक है, इस प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा है, 5 गौण भागों में बांटा है पी सेन गुप्ता ने। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। आपके पास शायद ये लिखा हुआ हो, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज कर रहे हैं तो दोबारा लिखवाना ठीक रहेगा। चलिए, लिख लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत 5 प्रदेश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, ये दूसरे प्रकार के प्रदेश है, यानी कि बी टाइप के हैं। वो ए टाइप के थे, ए श्रेणी के कह सकते हैं उसको, ये बी श्रेणी के हैं। इसमें पहला है उत्तरी पूर्वी प्रदेश।
पहला कौन सा है? उत्तरी पूर्वी प्रदेश। देखिए पहला जो उत्तरी पूर्वी प्रदेश है ये बहुत बड़ा प्रदेश इन्होंने बतलाया है। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये सारे प्रदेश इसमें शामिल बतलाए हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रदेश हो जाता है। उत्तर से लेकर पूर्व तक इसका विस्तार है भारत के मध्य में, तो एक बड़ा प्रदेश हो जाता है। यहाँ पे संसाधनों की कोई कमी नहीं है, संसाधन यहाँ पे खूब पाए जाते हैं। यहाँ पे जनसंख्या की भी कमी नहीं, जनसंख्या भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की कमी है, तकनीकी की कमी है। इस वजह से ये क्षेत्र पर्याप्त रूप से उन्नति नहीं कर पा रहा, अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा, ये इसकी कमी है। इस वजह से इन्होंने इसको दूसरे प्रदेशों के रूप में शामिल किया है। ठीक है, देखिए उत्तरी पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत पी सेन गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के 32 जिलों मध्य प्रदेश के 17 जिलों ओडिशा पठार के 9 जिलों और बिहार के 6 जिलों, दक्षिणी बिहार के को शामिल माना है, शामिल किया है। एक ही बात है, ठीक है, शामिल इन्होंने किया है। यहाँ पर देखिए कई सारे खनिज संसाधन पाए जाएंगे जिनमें कोयला है, पेट्रोलियम है, सॉरी पेट्रोलियम नहीं है, कोयला, तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ कोयला, तांबा, अभ्रक, सीसा, जस्ता आदि सभी खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही वृक्षों पर आधारित औषधि एवं अन्य उद्योग भी पाए जाते हैं। यहाँ यह क्षेत्र या इस क्षेत्र में क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र में शिक्षा और तकनीकी का या के अभाव के कारण पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। इस क्षेत्र में क्या है? पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। किस कारण? क्योंकि यहाँ पे संसाधन तो मौजूद है, जनसंख्या भी काफ़ी है, लेकिन शिक्षा और तकनीक यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से यह क्षेत्र प्रगति नहीं कर पाया, यह क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले को देखेंगे कि अगला क्या कह रहा है। हो गया ये? चलिए इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला है गोदावरी बेसिन वाला क्षेत्र।
कौन सा है? गोदावरी बेसिन वाला क्षेत्र। दूसरा, ठीक है। वैसे 7वां है टोटल में देखा जाए तो। गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला क्षेत्र शामिल है। इसमें इन्होंने बताया कि एकमात्र हैदराबाद ही एक ऐसा क्षेत्र है, हैदराबाद, वहाँ पर क्या है पर्याप्त विकसित क्षेत्र बतलाया है उसको, हैदराबाद को, और वहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद है, यानी कि वो विकसित क्षेत्र है एक तरीके से क्षेत्र में। बाकी सारे क्षेत्र में किसी में सड़क परिवहन नहीं है, किसी में क्या नहीं है, शिक्षा और तकनीकी के मामले भी वो पीछे है, इस वजह से इसको भी दूसरे प्रदेश के अंतर्गत रखा है। और यहाँ भी संभावनाएं जताई है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर हो सकता है कि ये आगे प्रगति करे, ठीक है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र के अंतर्गत पी सेन गुप्ता ने बताया कि यहाँ आंध्र प्रदेश के 9 जिले एवं तेलंगाना के 7 जिले शामिल हैं। यहाँ एकमात्र हैदराबाद ही प्रमुख विकसित नगर है। इस प्रदेश में तेलंगाना का पठार अनुर्वर और शुष्क है। अनुर्वर बंजर भी लिख सकते हैं, बंजर, और शुष्क है। अन्य क्षेत्रों में शिक्षा और तकनीकी की कमी है। इस क्षेत्र में भी लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, कोयला, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। यहाँ सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है क्योंकि पठारी क्षेत्र है। परिवहन की पर्याप्त सुविधा इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, ये पी सेन गुप्ता ने बताया, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत लिखनी है हमको, यानी कि इस क्षेत्र में पी सेन गुप्ता ने क्या बताया कि आंध्र प्रदेश के 9 जिले हैं, तेलंगाना के कितने हैं, 7 जिलों को शामिल किया है। एकमात्र केवल हैदराबाद ऐसा क्षेत्र है जो विकसित है, यानी कि वहाँ पर्याप्त संभावनाएं मौजूद है, गतिशील क्षेत्र के अंतर्गत कह सकते हैं इस पूरे एरिया में। लेकिन केवल एक शहर है तो हम पूरे शहर को उसके आधार पर नहीं मान सकते, उसको अलग भी नहीं कर सकते उसमें से। तो इस प्रदेश में तेलंगाना का पठार जो है वो अनुर्वर है, बंजर है, शुष्क है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में यहाँ शिक्षा और तकनीकी की कमी है। अभ्रक, मैंगनीज, तांबा, कोयला, लोहा यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस पे आधारित उद्योग भी है, लेकिन उद्योगों में तकनीकी की कमी है, ठीक है।
सिंचाई तालाबों द्वारा यहाँ पर की जाती है। पर्याप्त परिवहन के साधनों की सुविधा भी यहाँ पर नहीं पाई जाती, इसलिए इस क्षेत्र को भी इन्होंने पिछड़ा माना है। ठीक है, पिछड़ा बोले तो आशावान प्रदेशों माना है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये क्षेत्र उन्नति करे, प्रगति करे, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है, ऐसा इन्होंने आशा की है, इसलिए इसको आशावान प्रदेश के अंतर्गत बतलाया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रदेश, लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला है अरावली और मालवा का पठार प्रदेश। ये है आपका तीसरा प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? अरावली और मालवा का प्रदेश। अरावली और मालवा के प्रदेश के अंतर्गत भी इन्होंने क्या माना है, यानी कि पश्चिमी एमपी, पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र को शामिल किया है, गुजरात का भी कुछ हिस्सा शामिल है इसमें। यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पे कृषि की जो संभावनाएं मौजूद है, कुछ मात्रा में चूना पत्थर वगैरह यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ भी शिक्षा और तकनीकी की कमी है, साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। इस वजह से इस क्षेत्र में पर्याप्त रूप से उन्नति नहीं हो पाई। यह क्षेत्र जनसंख्या के मामले में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे संसाधन भी ठीक है, लेकिन शिक्षा और तकनीकी इन क्षेत्रों में भी पर्याप्त रूप से दुष्कर है। लिखिए, इस प्रदेश में अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्व से मध्य प्रदेश के मध्य तक का क्षेत्र शामिल, मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कोटा प्रमुख औद्योगिक नगर है, जिनमें विकास की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद है। यह क्षेत्र औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के दौर से गुजर रहा है। यहाँ भी कई सारे खनिज पाए जाते हैं। यहाँ चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, तांबा, सीसा, जस्ता आदि पाए जाते हैं। आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भी आने वाले समय में प्रगति कर सकता है। यह क्षेत्र भी आने वाले समय में विकास की तमाम संभावनाएं रखता है।
ठीक है, ये तीसरा हो गया अरावली प्रदेश। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। फिर इसके बाद अगला बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद है अगला कर्नाटक वाला। ठीक है, कौन सा कर्नाटक? पश्चिमी कर्नाटक वाला प्रदेश। ठीक है, अगला है दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक प्रदेश, चौथी। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक प्रदेश के अंतर्गत देखिए इन्होंने पश्चिमी कर्नाटक वाले क्षेत्र को ज़्यादा शामिल किया है। गोवा भी इसके अंतर्गत ही माना है इन्होंने। यहाँ कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाह करती है। घाटी यहाँ पे पाई जाती है, कगार भूमि यहाँ पर पाई जाती है। छोटी छोटी नदियों से जल विद्युत और कुछ उद्योग भी यहाँ पर पनपे हैं। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, उनके बारे में ही हम लिखेंगे। यहाँ पे कुछ कहवा ववा का उत्पादन भी किया जाता है, वो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लिखिए, यह है उप प्रदेश छोटी छोटी नदियों से जल विद्युत प्राप्त करके कई उद्योगों का संचालन करता है। शारावती नदी आपको याद आ रही होगी, यहाँ पर शारावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। वो गरसोप्पा जलप्रपात आपको मालूम होगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पर्याप्त जनसंख्या और उपलब्ध जल विद्युत के कारण औद्योगिक अवस्थिति महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश में भद्रावती, शिमोगा, तुमकुर, पणजी, वास्को डिगामा प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ इस प्रदेश में व्यापारिक कृषि की संभावनाएं हैं। व्यापारिक कृषि की संभावनाएं हैं। इस कारण यह क्षेत्र भी आशावान संसाधन प्रदेश में इन्होंने माना है। ठीक है, इतनी बातें हो गई, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र घाटी को देखेंगे हम। ब्रह्मपुत्र घाटी में क्या है, कैसे है, क्यों है, उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आखिरी जनसंख्या संसाधन प्रदेश जो दूसरे के अंतर्गत है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश। उसको भी हम लिख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश। ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश के अंतर्गत घाटी प्रदेश में
पर्याप्त जनसंख्या होने एवं संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम आदि पर्याप्त मात्रा में होने के कारण यह क्षेत्र भी भविष्य में अपार संभावनाएं रखता है। यहाँ पर पेट्रोलियम आधारित उद्योग और लिखिए कागज, लुगदी उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये हमारे 5 समस्याग्रस्त तो नहीं थे, ये आशावान जनसंख्या संसाधन प्रदेश थे जो किसने बतलाए हैं? पी.सी.एन. गुप्ता ने बतलाए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ जनसंख्या संसाधन प्रदेश है जो समस्याग्रस्त जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। समस्याग्रस्त जनसंख्या संसाधन प्रदेश उन्होंने 9 भागों में उसको बांटा है, वो भी 9 देख लेते हैं कौन कौन से। उसका वर्णन किताबों में नहीं मिलता, सिर्फ 9 के नाम हम लिखेंगे। ठीक है, 9 जनसंख्या संसाधन प्रदेश कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है पहला जनसंख्या जो सी के अंतर्गत है, ये समस्याग्रस्त है। ठीक है, समस्याग्रस्त जनसंख्या संसाधन प्रदेश। ठीक है, इसमें पहला है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, मध्य और पूर्वी गंगा का मैदान भी कह सकते हैं इसको। दूसरा है उड़ीसा तट। ठीक है, इन्होंने उड़ीसा बोला था, अब ओडिशा हो गया इसलिए मैंने ओडिशा लिखा है। दूसरा कौन सा है? ओडिशा तट। इसके बाद तीसरा लिख सकते हैं हम कोई सा भी। ठीक है, केरल तट, अगर उल्टी सीधी गिनती होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है केरल तट। चौथा है लक्षद्वीप समूह। कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। पांचवा कौन सा है? पांचवा है आपका उत्तरी पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी कर्नाटक। छठा कौन सा है? छठा है कर्नाटक के बाद छठा उत्तरी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी छठा वो है कच्छ वाला। ठीक है, कच्छ प्रायद्वीप और पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, इसके बाद 7वां, 8वां और 9वां ये है उत्तरी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर इसके बाद 8वां है पूर्वी पहाड़ियाँ व पठार, और 9वां कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये है आखिरी वाला। ठीक है, तो ये सारे जनसंख्या संसाधन प्रदेश है जो कहाँ हैं? ये है सभी जनसंख्या संसाधन प्रदेश। आखिरी है जो
तीसरे जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने माना है। ठीक है, उम्मीद है आज की ये क्लास आपके समझ में आई होगी। मैंने 19 के 19 आपको बतला दिए हैं, कल मैं इसका मैप भी आपको बतला दूंगा। आज समय इजाज़त नहीं दे रहा हमको, वक्त हो चला है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।